एबीपी न्यूज और सी वोटर ने बजट को लेकर एक सर्वे किया है। अगले 1 घंटे तक इस सर्वे के आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में हमने लोगों से बजट को लेकर कई सवाल पूछे। ये सवाल वो सवाल हैं जो आपके मन में हैं, जो हम सबके मन में हैं। हर सेक्टर से हमने बात की है, हर वर्ग के लोगों से हमने मन की बात उनकी जाननी चाहिए है। तो चलिए देखते हैं कि बजट पर सर्वे का नतीजा क्या निकला। सर्वे के नतीजों पर बात करने के लिए, बजट से जुड़ी बातों को आसान भाषा में सटीक तरीके से समझाने के लिए आपके चैनल एबीपी न्यूज ने हर बार की तरह इस बार भी खास तैयारी की है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में खास पैनल जो इस वक्त मौजूद है। आइए जरा जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कुमारदीप बिजनेस जर्नलिस्ट इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल डीन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा आकाश जिंदल साहब टैक्स एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, ये हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख आज की इस चर्चा में हमारे साथ कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला जो सर्वे में हमने लोगों के सामने रखा, और ऐसे में एक एक करके वो सवाल अब आपके सामने रखने की बारी आ गई है। तो एक एक करके वो सवाल मैं आपको दिखाऊंगी और इस पर लोगों के मन की राय क्या निकल कर आ रही है, लोगों के मन में क्या बात है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की उनकी उम्मीद है इस बजट से, ये अब सिलसिलेवार ढंग से जरा आपको दिखाते हैं। जो पहला बड़ा सवाल हमने लोगों के सामने रखा वो ये कि क्या बजट में वैक्सीन मुफ्त बांटने का ऐलान होना चाहिए। तो देखिए 73% लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो उस बजट में ये मुफ्त वैक्सीन वाला ऐलान उन्हें सुनने को मिले। ये उम्मीद है लोगों की। 22% ना कह नहीं सकते, 4% लोग। मुझे लगता है एक रिएक्शन यहां पर जल्दी से लेते हैं, प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, 73% लोगों के मन की ये चाह है कि बजट में वैक्सीन मुफ्त मिले, ये ऐलान सरकार करे। लेकिन सर वो आंकड़ा 81,000 करोड़ का बैठ जाएगा। अगर देश के हर नागरिक को जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है उसे सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी तो इतना भार सरकार सहेगी क्या? राय इसके ठीक उलट है। किसी को मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। जो गरीब हैं उनको जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत उनका पैसा इंश्योरेंस से जाना चाहिए। बाकी सब लोगों को इसका पैसा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसमें मुनाफा कमाने की दृष्टि ना हो। जो भी ब्रेक इवन जहां भी आता हो, जितना खर्च आया है उतने पर दे, मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुमारदीप, जो पहला फेज था उसमें सरकार ने 3 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है मुफ्त वैक्सीन दिए जी, लेकिन उसमें से आप देख सकती हैं कि उसके कारण कितने वैक्सीन्स, तकरीबन 5,000 डोजेज ऑफ वैक्सीन्स वो बेकार हो गए हैं क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अगर आप पैसे देके करोगे, देखो वैक्सीन की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये तक आएगी अगर ये खुले बाजार में मिलने लगे। 2,000 रुपये तक की वैक्सीन अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए देने वाले भारतवर्ष में कई लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने CSR प्रोजेक्ट्स के तहत अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये वैक्सीन मुहैया करा सकती हैं। नहीं, डॉक्टर यामिनी को आना चाहिए यहाँ पर। CSR के तहत ये आएगा इसका खर्चा वैक्सीन का? जी देखिए, अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन BPL फैमिलीज़ को जो है कोशिश करनी चाहिए कि मुफ्त में पहुंचाई जा सके, और जो बाकी के लोग हैं वो जो है उसके ऊपर खर्चा करें। अब कोशिश यही की जानी चाहिए कि ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुहैया करा सके, ताकि लोग अगर पैसा खर्च भी करना चाहें वो खर्च करके इस वैक्सीन को लगवा सकें ताकि इकोनॉमी वापस रिकवर कर सके। अगर कॉर्पोरेट्स आगे आना चाहते हैं और अपने CSR फंड से अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करना चाहते हैं और इस वैक्सीन का खर्चा उठाना चाहते हैं तो वो भी अलाउड होना चाहिए। पर कोशिश होनी चाहिए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और BPL फैमिलीज़ को जो BPL कार्ड्स पर हैं उन पर जो है ये वैक्सीन मुफ्त में पहुंचाई जाए। बिल्कुल, लेकिन आकाश जी अभी तक तो देश के अंदर जितने टीकाकरण कार्यक्रम है सारे मुफ्त ही चलाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए इसमें एक डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। जो नॉन इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको फ्री में वैक्सीन देना चाहिए, बिल्कुल मैं फर्मली मानता हूं। उतना वक्त आपके पास नहीं होगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in ने पूरी इस पे डिटेल्ड स्टडी की हुई है कि उसको जो है डिटेल स्टडी की हुई है कि उनको जो है नॉन इनकम टैक्स पेयर तो इस बार तो कह रहे हैं भाई कृषि को भी कहीं ना कहीं आप इनकरेज कर रहे हैं कि लोग इनकम टैक्स ना दें। जो ऑलरेडी जिन्होंने लास्ट ईयर की रिटर्न आप कैसे जाके चेंज कर देंगे, तो उनको जो है फ्री में दीजिए। और साथ में इनकम टैक्स पेयर्स के लिए होना चाहिए कि वो दे, और जो टॉप स्लैब है उसके लिए जो है अगर वो एडिशनल भी पे करना चाहे एक ऑप्शन रखनी चाहिए। कंट्री को कंट्रीब्यूट करे। कहीं ना कहीं जो है जो आदमी समृद्ध है, जो पैसे वाला है,
उससे उसके लिए एडिशनल भी चार्ज किया जाए, तो मैं आकाश जिंदल जहां बैठ के कहता हूं मैं उसके लिए वॉलंटियर करूंगा। 2000 की कॉस्ट है तो आई विल कम फॉरवर्ड, मैं 4000 रुपए अपनी फैमिली के हर मेंबर के लिए दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो है जो इंक्लूसिव पैनल ग्रोथ के है लोगों के लिए सिर्फ दे सरकार के लिए नहीं, लोगों को अपनी तरफ से भी आगे आना चाहिए। मैं तो खुद वॉलंटियर कर रहा हूं इस चीज नहीं, आप कह रहे हैं लोगों को खुद आगे आना चाहिए, लेकिन देखिए, एक 4% चर्चा ये भी हो रही है, लोग इस विजय जी देश को में- आना चाहिए यहाँ पर कि विजय जी, एक चर्चा ये भी हो रही है कि साहब हो सकता है मुफ्त वैक्सीन के लिए सरकार वो कोविड सेस, कोरोना सेस लगा दे और उससे पैसा इकट्ठा करे और फिर सबको मुफ्त वैक्सीन। देखिए, आपने अभी खुद कहा कि 81,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और दूसरी तरफ सभी अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि सरकार को खुलकर खर्चा करना चाहिए। तो खर्चे का एक हिस्सा अगर 81,000 करोड़ के तहत मुफ्त वैक्सीन में जाता है और उसके बदले में देश की आर्थिक सेहत सुधरती है, क्योंकि ये वैक्सीन सिर्फ देश की कोरोना से मुक्ति के लिए नहीं है, इसको सारे के सारे अर्थशास्त्री देश की आर्थिक सेहत के साथ जोड़ रहे हैं, और जल्द से जल्द स्थिति सुधरती है तो उतना ही राजस्व, उतना ही जीएसटी में और दूसरी आय सरकार को होगी, और सरकार के पेटे में जितना पैसा जाएगा उतना जल्दी वापस आएगा। और मुफ्त वैक्सीन लगेगा तो मुझे लगता है कि अभी जो कह रहे हैं कि जो वेस्टेज हो रहा है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि वेस्टेज वाली स्थिति आने वाली है। ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर विजय जी कि साहब सरकार को खुलकर खर्च करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ प्रदीप जी, जो खुलकर सरकार के लिए खर्च करने की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, लेकिन वो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए ना, कि भाई खपत खर्च बढ़े, इस वजह से कहा जा रहा है कि सरकार खुलकर खर्च करे। नहीं, ठीक बात है, लेकिन एक बात सही है विजय जी की कि देखिए इस समय जो इकॉनमी में रिकवरी दिख रही है उसमें एक कोरोना का घटता हुआ डर भी है, तो वैक्सीन का भी उस पर, इकॉनमी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वहां हो जहां से रोजगार पैदा हो, जहां से कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े। प्रदीप जी की बातों से मैं बिल्कुल बिल्कुल दीप सहमत साहब, हूं। मैं आपके पास आऊंगी, अगला सवाल जरा जी, दिखा जरूर, देते हैं, जरूर, उसके बाद हम ही लोगों को चर्चा करनी है। जरा जल्दी से अगला सवाल ले आइए। इस सर्वे का दूसरा सवाल अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, पहला तो ये था कि भाई क्या वैक्सीन मुफ्त दी जानी चाहिए, तो उसमें 73% लोगों का मानना है कि हाँ मुफ्त मिलनी चाहिए, ऐसा ऐलान बजट में होना चाहिए। दूसरा सवाल जो हमने रखा, क्या दवाओं को सस्ता किया जाना चाहिए, दवाओं को सस्ता किया जाना चाहिए, 91% लोगों की ये मांग है। और इसीलिए कुमारदीप, ये बात कही जा रही है कि इस बार के बजट में जो हेल्थ पर खर्च होता है जीडीपी का हिस्सा, वो डबल हो सकता है। जी, ये बात बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी खुल के बात सामने आई है कि हेल्थ केयर पे जो खर्च सरकार की तरफ से किया जाता है उसको डबल कर देना चाहिए, लेकिन उसको इस हिसाब से डबल कर देना चाहिए ताकि जो उसका जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो आम आदमी, जिस ग्राहक तक पहुंचे, उस आखिरी इंसान तक पहुंचे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, हेल्थ केयर इंश्योरेंस देना पड़ेगा? क्या कोविड के लिए भी आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, या आने वाली कोई महामारी के लिए इंश्योरेंस देना पड़ेगा? दवाई तो वही मैं कह रहा था, ये मैं इसी बात पे विजय जी लगता है यामिनी जी को आना चाहिए। यामिनी जी, वो आयुष्मान योजना जो है उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके का कोई ऐलान कि मिडिल क्लास को भी उसमें शामिल किया जाए। जी देखिए, आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है, उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि डिस्पेंसरीज हों और एम्स जैसे हॉस्पिटल्स हों लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर उसके ऊपर हेल्थ का खर्चा किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आयुष्मान योजना से एक कुछ सीमित लोगों तक पहुंच तो रहा है, पर वो उन जगहों पे नहीं पहुंच पाते जहां पर उन्हें वो जो है सुविधाएं मिल सके जिसका वो इलाज करा सके। तो ये सुविधाएं जो है अगर पहुंचाई जाएं एम्स को क्रिएट करके हर एक पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स क्रिएट करके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, और खासतौर से इस महामारी ने तो और ये सीख दी है, सबक सिखाया। आइए जल्दी से आकाश जी। जी, मेरे हिसाब से इसको एक डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए। लोगों को दवाएं सस्ती या फ्री दिलाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो एग्जम्पशन है उसको डबल कर देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन हम डबल करेंगे। आज क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में जितना अलाउड है उससे इलाज नहीं हो पाता। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर आ गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे अगर हम इनकम टैक्स एग्जम्पशन डबल कर देते हैं तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दे सकता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने कैलकुलेशन की हुई है, आपको उससे ज्यादा रिकवरी हो जाएगी। और जो सरकार के ऊपर एक इंप्लाइड सा है कि हेल्थ का सारा बोझ सरकार के ऊपर डाल दो, उसकी बजाय लोग अपने आप कंट्रीब्यूट करेंगे और अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखेंगे। सबके सब लोग जो है अच्छे हॉस्पिटल्स में अंदर जो है। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एबीपी न्यूज के लिए जो सी वोटर ने सर्वे किया है ना, उसमें अलग सवाल भी है। खासतौर से एक सवाल हमने लिया इसी से जुड़ा हुआ। अब वो सवाल आपको दिखाते हैं कि
हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हमने सवाल रखा लोगों के सामने। ये सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट सीमा बढ़नी चाहिए। अभी तक जितना टैक्स छूट मिल रहा था, क्या वो सीमा अगर बढ़ाई जाएगी तो इससे इंकरेजमेंट मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का? तो हाँ कह रहे हैं 67% लोग। मतलब ये लोगों के मन की बात भी है विजय जी। बिल्कुल, मैं भी इन 67% लोगों में शामिल हूं जो ये चाहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जो छूट की सीमा बढ़नी चाहिए। इस बीच जो खर्चे बहुत बड़े हैं और सरकारी अस्पतालों में भी जिनको फ़ायदा नहीं होता, जो ऐसी प्राइवेट कंपनियों में है जहां पे जैसे हम जैसे लोग हैं, हमारा कंपनी एक तरह से इंश्योरेंस कराती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है बहुत बड़ा, जो आयुष्मान योजना में भी नहीं आता, जो इस सेक्टर में भी नहीं आता, वो जो इस तरह का जो व्यक्ति है उसके लिए दवाइयों का खर्चा उठाना और सरकारी अस्पतालों में भी जाकर जो जांच के नाम पर भी बहुत पैसा उसका पिछले कुछ सालों में उसमें बढ़ोतरी हुई है। को यहाँ पर आना चाहिए। आकाश जी, आपको यहाँ पर आना चाहिए। जी जी जी, हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि गुंजाइश कितनी है, कितनी छूट? कितने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस है आज? कितने प्रतिशत? डबल जो है कर दिया जाए उसको, और लोगों को मोटिवेट किया जाए हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए। देखिए, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी आगे है और हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे हिसाब से एग्जैक्टली डबल कर दी जाए तो बहुत सी एलिमेंट्स है, मैं एलिमेंट्स और एक्सपेंडिचर गिनाने बैठूंगा 5 मिनट लग जाएंगे, उसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो सरकार बिना वो बोझ उठाए हुए लोग खुद अपने हेल्थ का जो है कवर देंगे, खुद अपनी हेल्थ का नहीं, बोझ आप ये उठा बात पाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं सर कि अवेयरनेस लोगों में लानी होगी। एक एक्सपर्ट से जब हम चर्चा कर रहे थे बजट के शो पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप गाड़ियों को देख लीजिए, वो इंश्योर्ड चलती हैं सड़कों पर, और इंसान की जिंदगी जो अनमोल है वो अनइंश्योर्ड चल रहा है। इंसान प्रदीप जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास यामिनी जी की बात का समर्थन करूंगा। देखिए, इंश्योरेंस जो है वो एक पार्ट है, असली बात यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हम इंश्योरेंस करा ले, हमको जो है सुविधा ना मिले तो उसका क्या फायदा है? सही। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब तक इस इंश्योरेंस के लिए ना लोग इंसेंटिवाइज होंगे और ना उसका फायदा उस तरह से तो मतलब होना चाहिए निश्चित रूप से। कुमारदीप, मतलब एक तरीके से ये दो फिलॉसफी सामने निकल कर रही है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, और दोनों पर साथ साथ काम करना। मैं इसमें एक और आयाम जोड़ूंगा, वो ये है कि सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक डिजिटल हाईवे पे ले आइए। जितने आपके प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको आप एक डिजिटल हाईवे पे ले आइए, ताकि पूरे देश भर का एक मैप एक जगह लोगों के सामने रहे, ताकि जैसे कोई महामारी फिर से अगर आए तो आपको पता रहे कि किस जगह पर ये संक्रमण बढ़ रहा है, वो आप देख पाएं। अभी कोई भी हेल्थ केयर सेंटर्स डिजिटल हाईवे पे नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, लेकिन ये बहुत आगे के दिनों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसमें अगर आप खर्च करें, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा इसमें आप प्राइवेट सेक्टर की भूमिका लाएं और सारे हेल्थ केयर सेंटर्स को आप डिजिटल एक चैनल के थ्रू कनेक्ट करें, और फिर आप देखें कि उसका क्या असर पड़ता है देश के हेल्थ केयर सिस्टम पे। जी आकाश जी, मैं यही कहना चाहता हूं और मैं अपने मित्र से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बात अपनी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर दूं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं तो सरकार को, वही तो मैं कह रहा हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्राइवेट सेक्टर अपने आप आगे आएगा, वो हॉस्पिटल्स क्रिएट करेगा, लैब्स क्रिएट करेगा, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट तो है ही हेल्थ इंश्योरेंस तो आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की जब कवरेज होगी तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर डेफिसिट के टाइम में कितना हम बोझ डालेंगे, कितना बोझ डालेंगे। ठीक है, विकल्प है, सरकार ये करे, एक सरकार वो विकल्प है करे। जो सुझा रहे हैं इंश्योरेंस होगा तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप कोई आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स सेक्टर खोलेगा गांव वो, में तो अस्पताल खोलने नहीं काम जाएगा, करे, ये कस्बे में मुश्किल हो अस्पताल जाता खोलने है। नहीं जाएगा। अगला सवाल सरकार को ही करना पड़ेगा। आज छोटे शहरों में प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं सर, अगला सवाल लेते हैं। और ये ना भूलें हम कि ज्यादा भारत कहाँ बसता है, किस तरीके से गाँव में भारत की आत्मा भी बसती है और भारत की आबादी भी बसती है। अगला सवाल अब आपके सामने रखते हैं हम। ये अगला महत्वपूर्ण सवाल जो सी वोटर ने अपने सर्वे में लोगों के सामने रखा कि कोरोना से जो आर्थिक नुकसान झेल रहे करदाता हैं, करदाताओं को सरकार को राहत देनी चाहिए क्या? तो 73% लोग मानते हैं कि हाँ, टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। 20% कौन 20% है मुझे नहीं पता, लेकिन वो नाम में जवाब दे रहे हैं। 73% लोगों को लगता है कि बिल्कुल टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो बहुत कैच 22 वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। एक बार फिर से टैक्स एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी का हमें रुख करना पड़ेगा कि भाई फिर अगर टैक्स में राहत देगी तो सरकार अपना रेवेन्यू और सरकार की आमदनी कहां से होगी सर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, टैक्स में जो है जो भी टैक्स पेयर होगा, मुझे लगता है आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात रेज की थी कि 20% कौन है। मेरे हिसाब से 20% शायद वो होंगे जो टैक्स पे करते ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि क्यों टैक्स पे कंसेशन दिया जाए। देखिए, 73% लोगों का मानना है कि टैक्स पेयर को एग्जम्पशन दी जाए, और मैं भी उस चीज को कुछ हद तक एंडोर्स करूंगा। पिछला साल
लोगों की इनकम ड्रॉप हुई है, खर्चे बढ़े हैं, तो टैक्स पेयर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ की मांग कर रहा है, बट इनडायरेक्टली दी जाए, इनडायरेक्टली दी जाए, एटीसी के थ्रू, हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू और हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू इनडायरेक्टली किया जाए। उससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और फिजिकल डेफिसिट भी कम होगा। मैं उसी पर आ रही थी यामिनी जी, मतलब टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली ना हो, एग्जेम्पशंस दिए जाएं। जी, मुझे लगता है टैक्स स्लैब्स में पहले ही तब्दीली कर दी गई है। जो लोग खर्च करना चाहते हैं वो कम टैक्स रेट्स दे सकते हैं, उनको सुविधाएं पहुंचाई गई हैं और वो नई प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेडिकल इंश्योरेंस का सवाल है, मेडिकल इंश्योरेंस भी अलाउड है और आपके जो पेरेंट्स के ऊपर आप एक्सपेंसेस करते हैं वो भी अलाउड है। एक काफ़ी हद तक खर्चा किया जा रहा है वो बढ़ाई जानी जी, वो छूट अच्छी दे रखी है। एक आम आदमी को जो इतने तक इंश्योरेंस चाहिए हो सकता है उतने तक की वो छूट दे रखी है। जिन लोगों का ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए होगा वो ज़्यादा खर्चा करें, पर वो जो छूट दे रखी है वो एक आम आदमी की सहूलियतों के लिए काफ़ी है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल जिसकी बात कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, विलेज डिस्पेंसरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं डेवलप हो पाती। अगर आप इंश्योरेंस में भी देखें, जो आयुष्मान भारत पहुंचाता है वो उस लोगों को पहुंचाता है जिनको प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंचा सकता। ठीक है मैम। तो विलेज डिस्पेंसरीज और विलेज लेवल पे हेल्थ फैसिलिटीज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस सीधा जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी, देख सकते हैं आप, अब हमारे साथ यशवंत देशमुख जी आ गए हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, बड़ा इंतजार कर रहे थे हम आपको। ये जो सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया है बजट से ठीक पहले, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है सर? आप क्या नब्ज समझ पा रहे हैं लोगों की, क्या उम्मीद उनको इस बजट से? देखिए, मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात भी सुन रहा था और अपने आंकड़े भी देख रहा था। एक तो ये बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं। कोविड की महामारी ने एक साल जैसे हमारी पूरी डायरी से हटा दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी कह लीजिए या अपनी दैनंदिनी की जो जीवन है उसको कह लीजिए, हर तरीके से त्राहिमाम सभी लोग हो गए। हम आप हो, चाहे शहर के लोग हों, गाँव के लोग हों, सारे लोगों ने त्राहिमाम कर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, तो बजट भी अनयूजुअल ही होगा और लोगों की जो मन में विचार हैं या लोगों के जो आकांक्षाएं हैं वो भी अनयूजुअल होंगी। सामान्य परिस्थितियों में लोगों की आकांक्षाएं जो होती हैं वो दरअसल आगे बढ़ने की होती हैं, कुछ नया करने की होती हैं। लेकिन अभी की आकांक्षाएं पिछले एक साल से जैसे सर्वाइवल पे आ गई। हमको ये अंतर समझना पड़ेगा। और सर्वाइवल की जब बात होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी की लग्जरी और किसी की नेसेसिटी में बड़ा पतला सा एक रेखा होती है, बड़ी पतली सी रेखा होती है जो अंतर करना मुश्किल होता है। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा, जब आप सर्वे के सारे आंकड़े देखते हैं तो उसमें हालांकि हमारे पास में समय कम रहता है तो हम ओवरऑल दिखाते हैं आंकड़े। आपने अभी एक बात पूछी कि 20% लोग कौन हैं जो कह रहे हैं छूट नहीं होनी चाहिए। देखिए, याद रखिए कि एक बहुत बड़ा बॉटम ऑफ द पिरामिड है जो कहता है टैक्स द रिच, क्योंकि वो गरीब है, उसको लगता है कि इस गरीबी में हम तो टैक्स दे नहीं रहे, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं उनको टैक्स देना चाहिए। ये खुद ही अल्टरनेटिव जब हमारी अपोजिट खुली थी उस समय उसमें मुश्किल से 3.5। सर, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यशवंत जी, मैं ये बातचीत आपसे लगातार आगे जारी करूंगी। देखिए, आपको समझना इस बात को होगा कि जो बात यशवंत कह रहे थे यही संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी दिए गए, क्योंकि हालात अभूतपूर्व हैं, इसीलिए इस बार का जो बजट है वो भी अभूतपूर्व रहने वाला है। लेकिन उस आम बजट से पहले आम लोगों की उम्मीदें बजट से क्या हैं, और इसमें देखिए आर्थिक पैकेज देगी 26% लोगों का ये मानना है, फर्टिलाइजर सस्ता करे 32% लोगों का ये मानना है, एमएसपी बढ़ाएगी सरकार 11% लोग ये कह रहे हैं, और अन्य विकल्प 6% लोगों का मानना है। तो कुल मिलाकर सरकार किसानों को राहत कैसे दे, इसमें सबसे ज्यादा 32% का आंकड़ा लोगों का वो ये कह रहा है कि साहब फर्टिलाइजर जो है वो सस्ता हो, मतलब कहीं ना कहीं जो किसान की लागत है वो सस्ती होनी चाहिए। और एमएसपी को लेकर भी लोगों का यह मानना है कि सरकार को जो कीमत है वो भी किसान को बढ़िया देनी चाहिए। तो मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन हम ले लेते हैं प्रदीप जी। देखिए, ये बातें ठीक हैं, लेकिन सवाल ये पहले से ही फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी ज़्यादा है। अब उसको अगर और बढ़ाएंगे तो आप इनकरेज कर रहे हैं कि बिना ज़रूरत के फर्टिलाइजर डालें खेत में, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, एमएसपी कितने लोगों को मिलती है? 6% लोगों को। आप वो एमएसपी बढ़ाते जाएंगे, उसके कारण क्या है कि मार्केट प्राइस भी बढ़ता जाएगा। बाकी कंज्यूमर भी तो है, उनके बारे में भी सोचिए। तो जो छोटा किसान है, मझोला किसान है, 80% ऐसे हैं जिनको कभी एमएसपी मिलती नहीं,
तो उनके बारे में सोचिए। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के बिना उसकी हालत नहीं सुधर सकती। आप फर्टिलाइजर मुफ्त कर दीजिए, चेन बनाने के लिए बीज तो ये मुफ्त इतने कर सुधार दीजिए। जो कृषि कानून बन रहे थे, लेकिन उसी का देख लीजिए किस तरीके से विरोध हो रहा है। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा हमें दिखा देना चाहिए कि सरकार किसानों को राहत कैसे देगी। ये सवाल जब हमने पूछा आपने सर्वे में, तो भाई आर्थिक पैकेज दे देगी, ये 26% लोग कह रहे हैं। फर्टिलाइजर बीज सस्ता हो, मतलब लागत जो है किसान की वो सस्ती की जाए, 32% लोगों का मानना है। एमएसपी बढ़ाएगी, 11% लोगों को लगता है। और ज्यादा किसानों को डीबीटी मतलब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो 6% लोगों को लगता है कि सरकार देगी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कि विजय जी से हमें एक रिएक्शन लेना चाहिए। विजय जी, जो किसान सम्मान निधि है 6000, उसमें जो अभी दिया जा रहा है, इसकी आपको लगता है कि मियाद बढ़ाई जा सकती है, सरकार की तरफ से राशि बढ़ाई जा सकती है? देखिए, अभी जिस ढंग से किसानों का आंदोलन चल रहा है और जिस ढंग से किसानों को मनाने में सरकार थोड़ा बहुत अगर प्रयास अपनी तरफ से कर रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 6000 रुपये अभी हर साल दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किश्तें दी जाती हैं, उसको बढ़ाकर 10,000, कुछ कह रहे हैं शायद 18,000 3 गुना कर सकते हैं। सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो वो आय तो पता नहीं दुगनी हो पाएगी ना हो पाएगी, लेकिन जो किसानों को कम से कम जो अभी जो सम्मान निधि के तहत राशि मिल रही है वो थोड़ी सी सब्सटैंशियली बढ़ सकती है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे सस्ता यूरिया मिलता है और किसान भरपूर यूरिया का इस्तेमाल आमतौर पर खेत में तब भी करता है जब उसको ज़रूरत नहीं होती। नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस, उसका जो सही तालमेल होना चाहिए अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, जो सॉइल की टेस्टिंग के हिसाब से, वो काम मुझे लगता है अगर साइंटिफिक ढंग से हो तो फर्टिलाइजर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी की अभी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, देखिए वित्त मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि ये जो बजट है वो अभूतपूर्व रहने वाला है। समझना इस बात को भी होगा कि 1952 के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव की स्थिति में इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था गुजर रही है। अगला सवाल आपके सामने, क्या कोरोना काल में आपको सरकार से आर्थिक मदद मिली? इसमें आपको गौर करने वाली बात यह होगी कि 20 लाख करोड़ का सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया कोरोना काल में इकोनॉमी को उबारने के लिए। बावजूद इसके 66% लोग सर्वे में कह रहे हैं नहीं, उन्हें सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 66% लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। 29% हाँ में जवाब दे रहे हैं, कह नहीं सकते, 5% कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी, ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से जो फ्री राशन दिया गया लोगों को, और साथ ही साथ 20 लाख करोड़ का पैकेज, कुल मिलाकर हर तबके को सरकार ने केटर करने की कोशिश की। बावजूद इसके 66% लोग आंकड़ा यह कह रहा है कि साहब नहीं, हमें कोई राहत नहीं मिली है। ये मुझे लगता है एक बार फिर से जरा देख लीजिए, आपकी आसानी के लिए हमने दोबारा से ये आंकड़ा यहां दिखाया है कि क्या कोरोना काल में आपको सरकार से आर्थिक मदद मिली। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां आर्थिक मदद की बात की जा रही है, जबकि सरकार ने लगातार इस लॉकडाउन के दौरान जो निचला तबका है उसको मुफ्त राशन दिया। वही मतलब मुफ्त राशन दिया गया, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, बावजूद इसके 66% लोगों को ऐसा लगता है हमें तो कुछ मदद मिली नहीं। देखिए, ये आंकड़ा गलत नहीं है। बात ये है कि सरकार ने इंश्योर किया कि पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन में कोई भूखा न सोए। गरीब आदमी के पास खाने के लिए राशन हो, मुफ्त राशन दिया, जो सस्ता मिलता था उसको बढ़ा दिया, मुफ्त में गैस का सिलेंडर दिया, आर्थिक मदद दी। कुल मिलाकर ये हुआ कि कोई भूख से मरने ना पाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन बहुत से लोगों की नौकरी गई, रोजगार गया, तो उनको तो नहीं मिला कुछ, तो वो तो कहेंगे कि हमको नहीं मिला। तो ये सवाल ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या थी। आप आर्थिक की बात आप कर रहे हैं, जल्दी से लिए चलते हैं आपको। यशवंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे जेब में पैसा चाह रहा था आम आदमी, सीधे जेब में पैसा नहीं आया, इसी वजह से 66% लोगों को लगता है कि हमें तो जी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 जी। देखिए, जो 66% है वो ऑल इंडिया पूरा आंकड़ा है, लेकिन अगर आप इसको आर्थिक आधार पे देखें तो आप पाएंगे कि जो लो आय वर्ग के लोग हैं जो हमारे सर्वे में, उनमें आधे से ज्यादा लोगों ने ये बात बोली है कि उनको मदद मिली। तो सवाल यह है कि आर्थिक मदद जो सरकार देना चाहती थी, जिस तरीके की मदद देना चाहती थी, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को देना चाहती थी, और बॉटम ऑफ द पिरामिड में आधे से ज्यादा लोगों ने बात बोली है कि उनको ये मदद मिली है। ये एक बड़े अंतर है। ओवरऑल फिगर में वो 66% लग रहा है कि उसमें मध्यम वर्ग भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं, और मध्यम वर्ग की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात न भूलें कि
अक्सर ये लोग लोगों को गलतफहमी होती है, गलत समझते हैं कि मध्यम वर्ग यानी भारत का शहरी वर्ग, जी। जबकि आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा कि भारत में आज ग्रामीण मध्यम वर्ग जो है वो शहरी मध्यम वर्ग से ज्यादा बड़ा है साइज में। तो मध्यम वर्ग ये कोई शहरी नहीं रह गया, मध्यम वर्ग यानी ग्रामीण मध्यम वर्ग भी उसमें शामिल होता है। तो एक ये जब मैं बात पिछली बार ब्रेक पे पहले मैं कह रहा था कि जब 91 में अर्थव्यवस्था खुली थी 3.5% भी इस देश में मध्यम वर्ग नहीं था, आज 35% के आसपास है। तो लगभग 1/3 इस देश का जो है वो मध्यम वर्ग है, 1/3 वो है जो गरीब है, बेहद गरीब है, और 1/3 बचा हुआ वो है जो गरीबी से मध्यम वर्ग की ओर जाता हुआ। जी। इस सबके बीच में जब बजट बनता है तो हम अक्सर स्कीम देते हैं, मनरेगा की हो चाहे जो हो, और अभी जो कोरोना के समय में जो मदद दी गई खाने के भुखमरी ना हो उस तक की, तो वो बॉटम के 1/3 को तो उसमें अच्छे से कैटर किया है। लेकिन सवाल ये है कि जो वो ऊपर का 1/3 जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इससे सेंटिमेंट जो है वो तो नेगेटिव जाता हुआ नजर आ रहा है, ये आंकड़ा कह रहा है सर्वे का। अगला सवाल मैं आपके सामने रख देती हूं, और अगला महत्वपूर्ण सवाल जो है वो मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेज की फीस को लेकर है। ये आपके सामने आ रहा है जी। ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूल कॉलेज की फीस घटाई जाए। भाई लोगों के मन में ये बात है कि बच्चे स्कूल तो गए नहीं है, ऐसे में स्कूल कॉलेज जितनी फीस ले रहे हैं उसे घटाया जाना चाहिए क्या? 82% लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। 82%, 12% नहीं में जवाब दे रहे हैं, कह नहीं सकते 6%। डॉक्टर यामिनी। जी देखिए, स्कूल फीस वगैरह अभी ज़रूरत है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सरवाइव करने की। वहाँ पे आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपनी फैकल्टी को या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सस्टेन कर पा रही। तो ये कहना कि उनकी फ़ीस जो है घटाई जाए या बिल्कुल कम कर दी जाए वो शायद गलत होगा। पर हाँ, अगर स्कूल अपने आप चाहें तो वो आर्थिक मदद कर सकते हैं पेरेंट्स की, पर क्योंकि उनके पास भी जिम्मेदारियां हैं ये थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अगला सवाल अब आपके सामने हम लाने जा रहे हैं, और ये जो सवाल है वो दरअसल लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा सहारा लोगों का बना। आप सब जानते हैं कि आपका मोबाइल सबसे बड़ा सहारा था इस लॉकडाउन में आपका, और ऐसे में क्या कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट ये सस्ता किया जाना चाहिए क्या? ये एक बड़ा सवाल और जो इस सर्वे में पूछा गया। तो इसके पक्ष में भी 83% लोगों का मानना है कि हाँ, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सस्ता किया जाए। 83% लोग ये चाहते हैं। कुमार दी। देखिए, सरकार के तरफ से हमें जो संकेत मिल रहे हैं कुछ दिनों से, वो लग रहा है कि इस बार के बजट में जो इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है वो बढ़ जाए, जो लैपटॉप हो या मोबाइल हो। तो इसका सीधा असर पड़ेगा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की कीमतों पर, वो सस्ते होने के बजाय महंगे हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसी दौरान एक PLI स्कीम लॉन्च की है जो कि मेक इन इंडिया के तहत आता है, लेकिन उसको आने में वक्त लगेगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है जिस दौरान ये भारत में वर्ष में मोबाइल लैपटॉप बनने शुरू हो जाएंगे और वो ग्लोबल सप्लाई चेन में पूरी तरह से जुड़ जाएगा, और ये जो टैक्स, ये जो कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, वो जो कुछ साल होंगे उस दौरान को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, ये लैपटॉप मोबाइल की कीमतें घटनी चाहिए, लेकिन कैसे घटनी चाहिए इसको कल के बजट में देखना पड़ेगा कि कैसे। तो इस पर मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि इस पर नजर रखनी चाहिए, घटनी तो चाहिए, लोग चाह भी रहे हैं ये, लेकिन कैसे घटेगी ये देखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 83% लोग सर्वे में ऐसे जो चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सस्ता किया जाए। अच्छा, इससे पहले वो जो स्कूल फीस को लेकर सवाल था, उसमें भी हमने देखा कि जो निचले तबके के बच्चे हैं वो अटेंड नहीं कर पाए क्लासेस, क्योंकि मोबाइल महंगा है, उनके पास मोबाइल नहीं था, और कई पेरेंट्स ने आपस में ग्रुप बनाकर पूल करके ऐसे बच्चों को जो EWS की कैटेगरी में आते हैं उनको मोबाइल फोन पहुंचाए। अगला सवाल अब मैं आपके सामने रख देती हूं, और ये जो अगला सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल आप देख सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को मदद का ऐलान करे? 55% लोगों का मानना है हाँ, सरकार को यह ऐलान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको इस बात को समझना होगा कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर देता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है, और इससे कहीं ना कहीं वो सीमेंट, स्टील, वो तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने के लिए ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आकाश जी, ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इस सेक्टर को मदद की बेहद जरूरत। बिल्कुल जरूरत है। देखिए, मैं जो आपने बात कही उसके अलावा ये कहता हूं, आज देश को जरूरत क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जॉब्स की। अगर कंट्री में जॉब्स आ जाती है तो डिमांड, जो हर ताले की कुंजी है, वो अपने आप आ जाएगी। टैक्स कलेक्टर हो जाएगा,
साथ ही साथ डेफिसिट कम हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। और वो कहां से आएगी? रियल एस्टेट सेक्टर से। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो है, आप देख लीजिए, प्लास्टिक हो, सीमेंट हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, सबका सबसे बड़ा कंज्यूमर रियल एस्टेट सेक्टर है। और कितने लोगों को रोजगार देता है? आज चाहे मेसन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे ट्रकर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और कंट्री का जो फोकस है हाउसिंग फॉर एवरीवन, एक हम सोशल पर्पस भी मीट कर पाएंगे, सब लोगों को घर दे पाएंगे, साथ ही साथ जॉब जनरेट कर पाएंगे। और ये जो जीडीपी 11% है उसकी तरफ पहुंचने में रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल। और हर सर ये जो सेक्टर से डिमांड जनरेट करेगा। बिल्कुल सर, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट है, तो वो बूस्ट किस तौर पर दी जा सकती है? क्या घर खरीद पर छूट जो है, जो इंटरेस्ट पर छूट मिलती है टैक्स में, क्या उसमें और एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए? इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल था कि क्या सरकार घर खरीदने पर लगने वाला टैक्स जो है सरकार को वो घटाना चाहिए और इंटरेस्ट वगैरह जिस पर छूट मिलती है उसका दायरा क्या बढ़ाना चाहिए? तो हाँ कह रहे हैं 49% लोग, नहीं में 36% का जवाब, कह नहीं सकते 15% का ये आंकड़ा। प्रदीप जी को जोड़ना नहीं, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जरूर घटाना चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो काम कर रही हैं कंपनियां, उनकी कॉस्ट कैसे कम हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आए। उनका इन्वेस्टमेंट अगर सस्ता होगा तो घर सस्ते होंगे। उनके लिए इन्वेस्टमेंट का जो है इंसेंटिव वो देना ज़रूरी है। लोगों के लिए तो है ही, अगर आप टैक्स छूट देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर लेने की ओर जो है बढ़ेंगे, लेंगे, उनको सुविधा होगी। लेकिन रियल एस्टेट में ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जितनी महंगी ज़मीन उतना महंगा मकान। तो ज़मीन के दाम का क्या हो, कैसे कम हो। और दूसरे तो मतलब आप सुधार की तरफ आ रहे हैं कि भाई सुधार पर भी सरकार को जोर देना चाहिए, खासतौर से जो वो जमीन सुधार वाले कानून की बात की जाती है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। फिलहाल मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ देती हूँ कि सवाल ये कि क्या सरकार घर खरीदने पर लगने वाला टैक्स घटाए? 49% हाँ, नहीं 36%, कह नहीं सकते 15%। अच्छा, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल कुमारदीप हमारे सामने है। वो जिस तरीके से स्टैंप ड्यूटी वहां पर घटाई गई, उसके बाद एक उछाल वहां पर देखने के लिए मिला घर की बिक्री में, खासतौर से मुंबई के अंदर तो रिकॉर्ड बना। तो अर्थव्यवस्था के लिए बेहद दबाव का दौर है, जीडीपी माइनस में पहुंच गई है। और इन हालात में कल देश का आम बजट जो पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उससे पहले आज एबीपी न्यूज पर हम ये सी वोटर का सर्वे आपके सामने रख रहे हैं। अगला सवाल अब आपके सामने ये शेयर बाजार को लेकर है। हम सब ने देखा किस तरीके का शेयर बाजार में उछाल था। तो सवाल ये कि क्या सेंसेक्स की रफ्तार से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है? हाँ कह रहे हैं 54% लोग, नहीं में 35% का जवाब है, कह नहीं सकते 11%। ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। मुझे लगता है कुमारदीप को ये समझाना चाहिए कि साहब ये बाजार में जिस तरीके की बल्ले बल्ले देखी गई बजट से पहले, ये हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं इस वजह से, या फिर ये एफआईआई के जोर पर? जी बिल्कुल, ये एफआईआई की जोर पे आया है। और बाजार जिसको कहते हैं सेंसेक्स और जो रियल इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर में बहुत ही अंतर है। अगर आपकी जीडीपी नेगेटिव में है और बाजार आपके तकरीबन 50,000 के आसपास आंकड़ों को छू रहा है, तो ये कहां से ये रियल इकोनॉमी को दर्शाता है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार जो है वो ग्लोबल स्टिमुलस पैकेज पे चलता है, बाजार वैक्सीन की खबर आने पर उछलता है, बाजार सेंटीमेंट पे उछलता है, बाजार कभी भी रियल इकोनॉमी पर नहीं ऊपर या नीचे जाता है। तो चलिए, कल बजट का दिन, कल बाजार का मिजाज किस तरीके का रहेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल सवाल ये कि क्या सेंसेक्स की रफ्तार से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी? 54% लोग तो लेकिन उम्मीद कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी जो है वो इस उम्मीद में है। कहा कि पर्यटन सेक्टर को फिर बढ़ावा देने के लिए क्या फैसला होना चाहिए? इसमें अलग अलग विकल्प, और वो विकल्प आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो अलग विकल्प दिए गए कि भाई क्या होटल जो हैं उनके किरायों में कमी आनी चाहिए, इस तरीके के अलग अलग विकल्प थे। क्या एयरलाइंस का किराया जो है उसको सस्ता किया जाना चाहिए? ये तमाम विकल्प आपके सामने हैं। मुझे लगता है अभी जब हम इसको अपनी प्लाज्मा में डालेंगे, बड़ी स्क्रीन पर यहां पर डालेंगे, तो मैं बेहतर इसको पढ़कर आपको दिखा सकती हूं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी तस्वीर उभर रही है। पर्यटन सेक्टर को किस तरीके से उबारा जाए, एक एक रिएक्शन जल्दी से रहते हैं। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, ये बहुत मुश्किल सेक्टर है। ये पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर जो है इस सेक्टर पर पड़ा है, और इसकी रिकवरी में अभी अगले 2-3 साल कम से कम लगेंगे। वैक्सीनेशन हो जाएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा, तब जहाज से लोग सफ़र कम कर रहे हैं, रेलवे की आधी ट्रेनें बंद हैं, रेल सफ़र लोग कम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो लोग बाहर जा भी रहे हैं वो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। ठीक है, तो कुमारदीप, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 29% लोग जो हैं वो कह रहे हैं आर्थिक पैकेज मिले। मैं बहुत जल्दी इस बात को कहूंगा कि आप इसमें, इस सेक्टर में
टैक्स की रियायत दें। अगर आप टैक्स की रियायत देते हैं और कुछ मत करें ना, आप हवाई जहाज सफर को सस्ता कर सकते हैं, बस 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जिसको कहते हैं मोरेटोरियम डाल दें और टैक्स की रियायत दें, तो पर्यटन सेक्टर बहुत जल्दी से इस स्थिति से उबर सकता है। यामिनी जी, टैक्स की रियायत, क्योंकि कोई और मदद हो, 28% लोग उसमें हामी भर रहे थे, जबकि विकल्प किराए का भी था होटल के और हवाई सफर को भी सस्ता करने का था। जी, जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचाई जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये उस अपने आप ही उभर के आ सकता है। ठीक है आकाश जी, कुछ नहीं होगा, 23% लोगों का यह भी मानना है। जी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल होगा, बिकॉज सर्विसेज सेक्टर बहुत ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए टैक्सेशन कंसेशन एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज है जो हम दे सकते हैं। तो आई थिंक डायरेक्टली टैक्सेशन कंसेशन दिया जाए। एग्जिस्टिंग सारे जो है जितनी भी चेन्स हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, टूरिज्म हो, होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, और इस सेक्टर में बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है विजय विद्रोही जी का एक कमेंट लेते हैं, क्योंकि विजय जी बार-बार ये कहा जा रहा है कि भाई बजट पे फोकस पूरा रोजगार पर रहना चाहिए, और हमारा जो इकोनॉमी है उसमें रोजगार सबसे ज्यादा इसी सर्विसेज सेक्टर से तो आता है, तो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसको बूस्ट देना। देखिए, एक टूरिस्ट जब हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तान का टूरिस्ट भी जब घूमने निकलता है तो वो 40 लोगों को रोजगार देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर कितना जरूरी है। छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसलमेर के लिए स्पाइस जेट की एक उड़ान जाती थी जिस पे सब्सिडी भारत सरकार देती थी। भारत सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी। स्पाइस जेट ने कहा कि हम उड़ान बंद कर देंगे, तो वहाँ के होटल वालों ने कहा कि आपको जो घाटा होगा वो हम उठाएंगे, लेकिन आप स्पाइस जेट की उड़ान बंद मत कीजिए। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से ये उद्योग तड़प रहा है पुनर्जीवन के लिए। 40% होटल या रेस्टोरेंट या ढाबे दोबारा नहीं खुल पाएंगे, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, तो इसको बूस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है एक कमेंट अब चलते चलते यशवंत देशमुख से लेंगे। तो कुल मिलाकर यशवंत जी, अब सवाल ये कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि किसे चुने किसे छोड़े। चुनौती तो होगी, लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल में एक बात तय की कि भुखमरी से या पैनिक से हमारे यहाँ पे मौतें नहीं। तो एक निचला जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसको सरकार ने बचाया है, लेकिन अब मध्यम वर्ग को बचाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। और चलते चलते केवल एक छोटी बात बोलूंगा, पूरी दुनिया को चीन ने बीमारी, और भारत दवाई दे रहा है। और आप यकीन मानिए कि वैक्सीन टूरिज्म वाला हिस्सा अब एक नए तरीके से शुरू होगा, और ये भारत के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दवाई के साथ में टूरिज्म के आगाज को एक साथ अब किक स्टार्ट अगर भारत करे तो पूरी दुनिया में एक तरह से एग्जाम्पल बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत देशमुख जी, और बाकी मेरे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।